हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, जो कि रामशरण शर्मा का है। इसका नाम है चैप्टर का उत्तर वैदिक अवस्था और वन व्यवस्था। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने ऋग वैदिक काल के बारे में और आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ा है। इसका 1000 ईसा पूर्व की ओर से 600 ईसा पूर्व है। एक नोट देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्य भारत आए थे। मतलब ऋग वैदिक काल में जो आर्य वो भारत आए थे और उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार हुआ था। ठीक है, मतलब ऋग वैदिक काल में वो भारत आए थे और उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार हुआ था। तो कोई आपसे पूछे कि आर्य भारत कब आए और उनका विस्तार कब हुआ, तो आर्य भारत आए ऋग वैदिक काल में और विस्तार कब हुआ उनका, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये आपका नोट है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः ऋग वेद काल के ग्रंथों पर आधारित रहा है। मतलब जो उत्तर वैदिक काल का इतिहास है और क्योंकि ऋग्वेद पहले आया है तो ऋग्वेद के आधार पे ही उत्तर वैदिक काल का इतिहास भी है। वैदिक सूत्रों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद सभी संहिता का सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ये भी इम्पोर्टेंट है। धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार, मत, विश्वास, ये सारे आपके वैदिक ग्रंथ में, मतलब जो संहिता है उसमें दिखाया गया है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपनिषद है, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना, आरण्यक, वन में ज्ञान लेना प्रमुख है। मतलब क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे बड़ा स्रोत, मतलब यदि उत्तर वैदिक काल के लिए आपको जानना है तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें आपको उत्तर वैदिक काल की हर एक चीज़ पता चल जाएगी। उपनिषद क्या होता है, जो हम गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेते हैं उनको उपनिषद बोला जाता है। और आरण्यक क्या होता है, जो हम वन में ज्ञान लेते हैं। जैसे पहले लोग विद्या लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए वन में जाते थे तो उनको आरण्यक बोला जाता था। और जो उपनिषद जो हम गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लोहे का प्रयोग होने लगा। मतलब इससे आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि उत्तर वैदिक काल में उपनिषद, आरण्यक और बहुत सारी चीज़ें का विस्तार होने लगा। यहाँ लोग लोहे का प्रयोग करने लगे। सामवेद में सूक्तों को चुनकर उन्हें गाने के धुन में बांधा गया। मतलब यहाँ गाने का धुन भी बनाना शुरू हो गया। मतलब संगीत की शुरुआत कहाँ पे हुई, सामवेद में। ठीक है, यदि आप नोट्स लिख नहीं रहे तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अपने बुक पे नोट डाउन कर सकते हैं कि संगीत की शुरुआत कहाँ पे हुई, सामवेद में, सामवेद से। यजुर्वेद में केवल ऋचाओं का ही नहीं बल्कि अनुष्ठानों का भी वर्णन है। ठीक है, अर्थवेद में चिकित्सा, विप्ति यंत्र एवं व्याधियों के लिए तंत्र मंत्र संहिता किया गया है। मतलब जितने भी अलग अलग वेद है सब में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ इसका इम्पोर्टेंट है। और सामवेद ऐसा है कि इसमें आपको सामवेद में ही संगीतों का वर्णन दिखाया गया है, उसका स्टार्टिंग हुआ है। फिर उपनिषद और आरण्यक के बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़े हैं।